हाँ जी। हेलो भाई, सभी हमारे प्यारे नेवी के बहादुर जवानों को जय हिंद। कैसे हो भाई आप सभी? हो चुका आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी मेरे जवान, जिसका संघर्ष रात और दिन जारी है। कैसी है हमारी बहादुर फौज? आप सभी का आर्मी स्टडी के इस बेहतरीन मंच पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। संडे को भाई आर्मी स्टडी ऐप के अंदर आपका ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट हुआ था, बिल्कुल फ्री। 30 मिनट के अंदर आपका बढ़िया 50 क्वेश्चन आपको मिले थे। क्या स्कोर रहा एक बार सभी जवान बताएंगे। 30 मिनट में आप सभी का क्या स्कोर है वो हुआ। सर एसएससी जीडी की क्लास, उसके लिए कल बिजू सर एकेडमी पर मैराथन क्लासों का टाइम टेबल है वो हम बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग अपना स्कोर बताओ ताकि और जवानों को भी पता चले। भाई हाउ आर यू सर? आई एम गुड मेरे प्यारे भाई। स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा और शानदार पेपर होगा आज के पेपर में। कुछ प्रश्न मेरे प्यारे भाई आपके टॉपिक्स में से, जैसे एसएससी वगैरह जो प्रश्न पूछती है, उन प्रश्नों को भी मैंने डाला है क्योंकि आपका पेपर है वो एसएससी करवाएगी। चलिए 32, 24, 28। आप ऐसा करना, पूरा सेशन देखने के बाद नीचे कमेंट करना आपका राज्य कौन सा है और उसके आगे है वो आप अपने नंबर लिखना। जैसे आप बिहार से हैं तो आपके कितने नंबर आए, महाराष्ट्र से है तो आपके कितने आए, यूपी से हैं कितने आए, राजस्थान से हो कितने आए, मध्य प्रदेश से हो कितने आए, जो भी आपका राज्य है लिखना। ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य एक क्यूवेरिन आयोजित है वो किया गया? ये एक युद्धाभ्यास, रक्षा अभ्यास का प्रश्न है मेरे प्यारे भाई। जैसे आप लोग अपने एग्जाम के लिए अभी अभ्यास कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, उसी प्रकार हमारी सेनाएं भी मेरे प्यारे भाई अलग अलग देशों के साथ मिलकर आपस में रक्षा अभ्यास करती है, ताकि अगर कहां पर कमी है तो उस पर हम सुधार कर सके। आप लोग अभी अभ्यास कर रहे हैं, टेस्ट के माध्यम से आपको पता चलता है कि मेरी कमी कौन से सब्जेक्ट में है, ताकि मैं उस पर और अच्छे से है वो ध्यान दे सकूं। तो देखिए, एक्यूवेरिन ये भारत और मालदीव के मध्य होने वाला रक्षा अभ्यास है मेरे प्यारे जवान। यहां पर ऑप्शन बी आपका राइट होगा। भारत और श्रीलंका, इनके मध्य होता है मित्र शक्ति। कौन सा होता है सर? मित्र शक्ति आपको याद रखना है। भारत और नेपाल के मध्य होता है मेरे प्यारे भाई सूर्य किरण। सूर्य किरण भारत और नेपाल के मध्य। और भारत और जापान के मध्य कौन सा होता है जी? जिमैक्स। ये अलग अलग मेरे प्यारे जवान सैन्य अभ्यासों के नाम है जो आप सभी को ध्यान रखना है। जिमैक्स भारत और जापान के मध्य आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे धर्म गार्जियन आप याद रख सकते हैं, ये भी भारत और जापान के मध्य ही होता है, धर्म गार्जियन। ओके, चलिए नेक्स्ट है मयूरभंज छऊ। ये नेवी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है भाई। मयूरभंज छऊ एक शास्त्रीय मार्शल लोक नृत्य है। कहानी को कहने को जोरदार गतिविधियों के साथ जोड़ने वाले इस नृत्य के लिए कौन सा भारतीय राज्य है वो जाना जाता है? मयूरभंज छऊ आपको बताना है मेरे प्यारे भाई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाँ जी, सेशन को एक बार सभी जवान लाइक और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच मेरे प्यारे भाई। ओडिशा ओडिशा ओडिशा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार। वाकई में आप लोगों की तैयारी है वो अच्छी है और ये ऑफिशियल नेवी के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। छऊ की 3 शैलियां हैं। ये मयूरभंज छऊ ओडिशा का है। इसके अलावा जैसे पुरलिया छऊ आपको पूछे मेरे प्यारे भाई, पुरलिया छऊ ये कहां का प्रसिद्ध है? ये पश्चिम बंगाल का है। झारखंड का है सरायकेला छऊ। सरायकेला छऊ ये झारखंड का है। महाराष्ट्र का कौन सा है मेरे प्यारे जवान? लावणी और तमाशा, ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यहां का त्योहार है गुड़ी पैड़वा, जो महाराष्ट्र में मराठी लोगों द्वारा मनाया जाता है। त्योहार, नृत्य, यहां से भी प्रश्न आते हैं। प्रारंभिक वैदिक
काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय है वो क्या था? प्रारंभिक वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय आपको बताना है। कृषि, व्यापार, पशुपालन या मछली पकड़ना। हाँ जी, प्रारंभिक वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय है वो आप सभी को बताना है। आने दीजिए भाई। चलिए, शाबाश विनय कुमार शर्मा जी, बहुत बढ़िया। मदन राजपूत, नितेश कुमार, अभिषेक भाई। हाँ जी, तो प्रारंभिक वैदिक काल में लोगों का जो व्यवसाय है वो है पशुपालन। ऑप्शन यहां पर सी है, वो आपका राइट होगा। ऑप्शन सी मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट है जरिया कोयला क्षेत्र भारत का सबसे धनी और बड़ा कोयला क्षेत्र है, ये कौन से राज्य में है? अलग अलग मेरे प्यारे भाई जो खाने हैं, जैसे मध्य प्रदेश में हीरे के लिए मेरे प्यारे भाई पन्ना खाने हैं, तांबा के लिए मध्य प्रदेश में बालाघाट खान है, सोने के लिए जैसे कर्नाटक में कोलार खान है, केजीएफ खान है मेरे प्यारे भाई, छत्तीसगढ़ में जैसे कोयला के लिए गेवरा कोयला खदान है छत्तीसगढ़ में, उसी प्रकार जरिया कोयला क्षेत्र है ये झारखंड में है। सर कहां है भाई? झारखंड में है। ऑप्शन डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी जितने हमारे जवान बता रहे हैं सही बता रहे। नेक्स्ट है गर्मियों में उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म, शुष्क और तेज स्थानीय पवनों को क्या कहा जाता है? गर्मियों में उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म, शुष्क और तेज स्थानीय पवनों को क्या कहते हैं? लू, काल बैसाखी, आम वर्षा या जेठ धारा, क्या कहा जाता है? सभी हमारे प्यारे प्यारे जवान है वो बताएंगे। राजू भाई बहुत बढ़िया। अच्छा सर मैं झारखंड से हूं, बढ़िया है भाई। तो इसे हम क्या कहते हैं जी? लू कहते हैं। लू, गर्मियों के अंदर लू चलती है ना भाई, गर्म तेज हवाएं चलती है, जिसे लू कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें हैं वो आमतौर पर किस लिपि में लिखी गई है बताओ? सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें हैं वो आमतौर पर कौन सी लिपि में लिखी गई है, ये आप सभी जवानों को बताना है। तो कौन सी लिपि में है? तो ये सिंधु लिपि में है मेरे प्यारे जवान, सिंधु लिपि। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। आज मैंने ध्यान रखना एसएससी के एग्जाम्स में जो 10th लेवल के एसएससी एग्जाम करवाती है उनके एग्जाम्स में से प्रश्न उठाए हैं प्रीवियस ईयर, जो आपके ऑफिशियल सिलेबस के टॉपिक है। नेक्स्ट है भारत का कौन सा नृत्य मुख्य रूप से सोने की बॉर्डर वाली सफेद साड़ी पहने महिलाओं द्वारा किया जाता है? यह प्रश्न भी नेवी के एग्जाम में आया हुआ है, पिछले एग्जामों में प्रीवियस ईयर नेवी के एग्जाम में आया हुआ है। उसमें केवल इसी प्रकार पूछा गया था कि कौन से शास्त्रीय नृत्य में उसमें इस प्रकार आया था प्रश्न कि मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य में जो महिला नर्तक होती है वो कौन सी साड़ी पहनती है? सफेद साड़ी। ठीक है, और ये एसएससी ने इस प्रकार अलग लैंग्वेज में पूछा है, तो आपके एग्जाम में भी इस प्रकार घुमावदार प्रश्न आ सकता है। मोहिनी अट्टम है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोहिनी अट्टम मेरे प्यारे भाई जिसका संबंध है केरल राज्य से, इसे जादूगरनी का जो नृत्य है वो कहा जाता है। मोहिनी अट्टम को जादूगरनी का नृत्य है वो कहा जाता है, आप सभी को याद रखना है। कथकली ये भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखना है। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है मेरे प्यारे जवान, और ओडिसी है ये ओडिशा का है। ओडिसी है ये कहां का है जी? ये ओडिशा का है, आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है जुलाई 2025 में किस व्यक्ति को ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? देखिए करंट जीके के पहले प्रश्न नेवी में नहीं आते थे, अब क्या है कि जैसे एसएससी नेवी का पेपर करवाएगी तो अगर ऑनलाइन एसएससी पेपर करवाती है तो वो करंट जीके जरूर डालती है, और आपके सिलेबस में तो लिखा हुआ भी है करंट अफेयर्स। ठीक है भाई, तो हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी करंट अफेयर्स के बारे में भी याद रखना है। ये पुरस्कार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को मिला हुआ है भाई। लगभग 30 के आसपास इन्हें पुरस्कार मिल चुके हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं दौरा करने के लिए और वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है वो लेकर आते हैं, और हमें फिर वो याद करना पड़ता है। नेक्स्ट है जी मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता
जिसने रिहल्ला पुस्तक लिखी थी, ये किसके शासन काल में भारत आया था बताओ। इब्न बतूता कहां का निवासी है? मोरक्को का। किसके शासन काल में यह भारत आया? ऑप्शन है आपके सामने, सभी जवान बताएंगे। इसके अलावा जैसे मैं बात करूं भाई पाहियान, पाहियान की हम बात करें तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत। हवेन सोंग की हम बात करें मेरे प्यारे भाई, हवेन सोंग, तो ये हर्षवर्धन के कार्यकाल में है वो भारत आया था। क्लियर है? आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। और ये इब्न बतूता जो मोरक्को का निवासी था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पागल बादशाह भी कहा जाता है, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट है 1930 में दांडी मार्च किस बड़े आंदोलन की शुरुआत का मेरे प्यारे भाई ये आगाज था बताओ। असहयोग आंदोलन, देखिए असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, तो ये तो होगा नहीं, इसके पास आसपास का ही होगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, तो ये भी नहीं होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, तो ये हो सकता है। स्वदेशी आंदोलन 1905, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है वो आपका राइट होगा भाई। अंग्रेज लोग हमारे देश में बहुत अन्याय करते थे और उनसे आजादी मुक्ति मेरे प्यारे भाई दिलाने के लिए हमारे जो उस समय मेरे प्यारे भाई स्वतंत्रता सेनानी थे, वो पूर्ण स्वराज की है वो मांग करते थे कि हम अपने देश को आजाद है वो करवाएंगे, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ऑप्शन सी है यहां आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में पहली रेलवे लाइन जो बॉम्बे से ठाणे तक चली थी 1853 में, किस गवर्नर जनरल के समय है ये खोली गई थी। मात्र 34 किलोमीटर ये चली थी मेरे प्यारे भाई। उस समय कौन था रेलवे का जनक? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। लॉर्ड कैनिंग, देखो 1857 की जो क्रांति हुई थी मेरे प्यारे भाई, 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर था वो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कर्जन, ये बंगाल विभाजन हुआ उस समय मेरे प्यारे जवान गवर्नर वाइस राय था लॉर्ड कर्जन, याद रखना है। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन याद रखना है। लॉर्ड विलियम बेटिंग की मैं बात करूं तो ये आपका मेरे प्यारे भाई भारत का पहला गवर्नर जनरल है। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग। सती प्रथा का अंत है वो इसी ने किया था, ध्यान रखना है, 1829 में। भारत में 28वें नए राज्य झारखंड की स्थापना है, ये कब हुई? ये बिहार से अलग हुआ था। 15 नवंबर वर्ष 2000 में झारखंड है इसकी स्थापना हुई थी, आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बताओ भाई, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो आपको बताना है। हाँ जी, सभी जवान बताएंगे। और आप लोग आज का सेशन लगाने के बाद कमेंट करना कि अब धीरे धीरे आपके पेपर का हम जीके में है वो थोड़ा थोड़ा लेवल है वो बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अचानक लेवल को नहीं बढ़ा सकते, धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो आप लोगों की तैयारी और मजबूत हो जाएगी। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भाई माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में है। नेपाल में इसे सागर माथा है वो कहा जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, याद रखना। और K2 के बाद में जैसे कंचनजंगा है। नेक्स्ट है लखनऊ समझौता 1916 में है, ये क्यों महत्वपूर्ण था मेरे प्यारे भाई? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताओ। लखनऊ समझौता 1916 में क्यों महत्वपूर्ण था? सभी जवान है वो बताएंगे क्यों महत्वपूर्ण था। सर टेस्ट में हार्ड आते हैं प्रश्न। अरे भाई हर प्रकार की प्रैक्टिस हम आपको करवा रहे हैं, हार्ड भी होनी चाहिए, इजी भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन यहां डी आपका राइट होगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने औपचारिक रूप से सहयोग है वो मेरे प्यारे भाई इसमें किया था। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। मोरक्को देश की राजधानी बताओ मुझे फटाफट। मोरक्को की राजधानी बताओ। देखो नीदरलैंड की तो है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है राजा? एम्स्टर्डम आपको ध्यान रखना है। मापुटो,
मापुटो ये कहां की है भाई? मापुटो ये है मोजाम्बिक की। कहां की है सर? मोजाम्बिक देश की है मापुटो, याद रखना। और हरारे कौन से देश की है? हरारे है सर जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे की है हरारे मेरे प्यारे जवान, जिम्बाब्वे की है हरारे। और मोरक्को की है रबात। ऑप्शन यहां डी राइट होगा। 2 प्रश्न आते हैं नेवी के अंदर राजधानी मुद्रा या भाषा से रिलेटेड, तो अच्छे से इनको याद करना भाई। प्लासी का जो युद्ध है आपका 1757 में ये हुआ था, किसके बीच है ये लड़ा गया? बताओ। युद्ध का प्रश्न भी एक आता है जरूर, बताओ। प्लासी का युद्ध है ये किसके मध्य लड़ा गया? मराठा और ब्रिटिश सेना, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना, अलवर्दी खान और ब्रिटिश सेना, इब्राहिम लोदी और हेमो। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। एक तो थे आपके बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और एक तरफ थे आपके मेरे प्यारे भाई ब्रिटिश सेना। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। बक्सर का युद्ध कब होता है बताओ मुझे? बक्सर का जो युद्ध है ये कब होता है सर? ये बक्सर का हुआ था 1764 में। 1764 में ही हुआ ना भाई, याद रखना है। चलिए, बिहार का दर्द किस नदी को कहा जाता है? ये नेवी में आया हुआ है। बिहार का दर्द, देखो बिहार का आप दर्द कह सकते हैं, या इसी दर्द का दूसरा नाम होता है, जैसे आप कह सकते हैं बिहार का शोक। इसी शोक का दूसरा नाम है अभिशाप। तो ये एग्जामिनर बस कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग नाम डाल देता है, लैंग्वेज हार्ड कर देता है प्रश्न की। तो आप लोग मुझे बताओ बिहार का दर्द किसे कहते हैं भाई? देखो ब्रह्मपुत्र नदी की मैं बात करूं तो असम का शोक है ये, असम का शोक है ये, ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। चीन का शोक ये भी आपके नेवी के एग्जाम में आया हुआ है। चीन का शोक ये हवांगो नदी, जिसे पीली नदी भी कहा जाता है, याद रखना है, इसे पीली नदी भी कहा जाता है। और दामोदर नदी को हम किसका शोक कहते हैं जी? बंगाल का शोक कहते हैं। बंगाल का शोक ये हम दामोदर को कहते हैं। और बिहार का दर्द या बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप ये हम कोसी को कहते हैं। कोसी नदी बिहार में मेरे प्यारे भाई बाढ़ आने का जो मुख्य कारण है वो कोसी नदी है। फसलों को अस्त व्यस्त नुकसान कर देती है, इसीलिए इसे दर्द या शोक या अभिशाप कहा जाता है। निम्नलिखित में से मिट्टी के किस प्रकार में शुष्क अवधि के दौरान पौधों के निर्गमन के लिए आर्द्रता धारण करने का गुण होता है? बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न है। मिट्टी है, बंदरगाह है, यहां से प्रश्न आता है मेरे प्यारे भाई। निम्न में से आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी मिट्टी है जो शुष्क अवधि के दौरान पौधों के निर्गमन के लिए आर्द्रता धारण करने का गुण है वो रखती है। तो वो है काली या रेगूर मिट्टी। काली या मेरे प्यारे भाई जिसका दूसरा नाम है रेगूर मिट्टी, याद रखना है। जहां कपास है वो सबसे ज्यादा होता है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी हमारी जलोढ़ मिट्टी है भाई, उत्तरी मैदानों में सबसे ज्यादा यही पाई जाती है, याद रखना है। निम्नलिखित में से पूर्वी तट का बंदरगाह बताओ भाई। पूर्वी तट का बंदरगाह, देखिए मुख्य 13 बंदरगाह है, उसमें पूर्वी तट पर कौन से हैं, पश्चिमी तट पर बंदरगाह कौन से हैं, और इन बंदरगाहों का क्या क्या महत्व है। जैसे लोहे अयस्क के लिए सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह मारमा गोवा है। इस प्रकार हर एक बंदरगाह की विशेषता आपको पता होनी चाहिए। तो पूर्वी तट का जो बंदरगाह है इनमें से देखिए कांडला गुजरात में है, तो गुजरात पूर्वी तट की तरफ थोड़ी है, ये तो पश्चिमी तट की ओर है, तो ये तो होगा नहीं। कोची केरल में है, ये भी पूर्वी तट में नहीं है। न्यू बंगलौर ये भी नहीं है। पारादीप उड़ीसा में है, तो उड़ीसा मेरे प्यारे जवान ये पूर्वी तट का बंदरगाह है। ऑप्शन यहां डी आपका राइट होगा। देखिए ये हमारे मुख्य 13 बंदरगाह है। ये तो है आपके देखो पश्चिमी तट के बंदरगाह, और ये वाले हैं आपके पूर्वी तट के बंदरगाह। तो देखो पश्चिमी तट में कौन कौन से हैं भैया? कांडला बंदरगाह जो गुजरात में है, मुंबई बंदरगाह जो महाराष्ट्र में है, नाहवा सेहवा बंदरगाह जो महाराष्ट्र में है, मारमा गोवा बंदरगाह जो गोवा में है, न्यू मंगलोर ये कर्नाटक में है, कोची ये केरल में है। तो ये है पश्चिमी तट के बंदरगाह। उसी प्रकार ये जो बाकी अन्य जो बंदरगाह है ये पूर्वी तट के हैं। जैसे तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है,
चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है, एनोर बंदरगाह तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम ये सबसे गहरा है मेरे प्यारे भाई, ये आंध्र प्रदेश में है, पारादीप ये उड़ीसा में है, पूर्वी तट का है ये, कोलकाता ये पश्चिम बंगाल में है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है, याद रखना है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर किस वास्तुशिल्प शैली से जुड़े हैं? जो अलंकृत शिखर और कामुक मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश में जो खजुराहो मंदिर है, खजुराहो की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई, तो देखिए यहां का जो सबसे बड़ा मंदिर है, यहां का सबसे बड़ा जो मंदिर है वो कौन सा है? वो है कंदरिया महादेव जी का मंदिर। कौन सा है जी? कंदरिया महादेव जी का मंदिर, कंदरिया महादेव जी का मंदिर है। आपका ध्यान रखना, ये यहां का सबसे बड़ा मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है, खजुराहो मध्य प्रदेश में है, ये याद रखना है। और इनमें कौन सी शैली का मेरे प्यारे जवानों प्रयोग हुआ है, ये आपसे पूछा है, और काफी बच्चे ठीक भी यहां बता रहे हैं। बताओ। चलिए, हाँ जी, नागर शैली, नागर या द्रविड़? आया नहीं भाई आंसर, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। प्रश्न को अच्छे से पढ़ो मेरे प्यारे भाई, काफी बच्चे गलत बता रहे। खजुराहो जो मंदिर है उसमें कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है, द्रविड़ या नागर? ऊपर वाले दो में से होगा। कलिंग, तो ये आपकी कलिंग चली जाती है मेरे प्यारे भाई उड़ीसा के अंदर जैसे कोणार्क सूर्य मंदिर है ना, वहां है कलिंग, यहां पर होगा नागर मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन बी कितने जवान बता रहे हैं बताओ? हाँ, बी जो बता रहे हैं वो हाथ ऊपर करो। बी वाले जो बच्चे हैं वो ठीक बता रहे हैं, बाकी मेरे प्यारे भाई यहां बाकी बच्चे गलत बता रहे हैं। बी होगा, याद रखना। नेक्स्ट है विदेशी कपड़ों का त्याग ही विदेशियों का नुकसान है, यह कथन किसका है बताओ? विदेशी कपड़ों का त्याग ही विदेशियों का नुकसान है, यह कथन किसका है? बताओ। तो यह कथन है महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी के देखो और भी बहुत सारे कथन हैं, जैसे अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये भी गांधी जी का है मेरे प्यारे भाई। करो या मरो का नारा भी इन्होंने दिया था, इनके अंतिम शब्द थे हे राम। इसके अलावा सभी धर्मों को साथ लेकर चलो, ये नारा भी इन्हीं का है, याद रखना है। नेहरू जी का है आराम हराम है। लाला लाजपत राय को आप सभी जानते हैं, साइमन कमीशन के विरोध में अंग्रेजों ने लाठीचार्ज द्वारा इनकी मृत्यु करवा दी थी। इन्होंने कहा था मेरे सिर पर पड़ी लाठियों की चोट, आने वाले समय में ब्रिटिशों तुम्हारी कील की साबुत होगा, ध्यान रखना। चलिए आगे देखिए, आरएनए का पूरा नाम बताओ मेरे प्यारे जवानों। आरएनए का पूरा नाम है वो क्या होगा? हाँ जी, आरएनए का पूरा नाम, आरएनए डीएनए फुल फॉर्म का प्रश्न आता है, फुल फॉर्म का प्रश्न है वो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो यहां हमारे सभी प्यारे प्यारे भाई और बहन इनका आंसर बताएंगे अच्छे से। बताओ, अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए, शाबाश, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन यहां ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है भाई, जो शक शब्द पर आधारित है? राष्ट्रीय शक हो जाएगा, जिसका पहला महीना चैत्र, अंतिम महीना फाल्गुन होता है, ध्यान रखना। ऑप्शन डी राइट होगा। हमारा राष्ट्र गान कौन सा है? जनगणमन। और राष्ट्र गीत वंदे मातरम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? कौन थे बताओ? खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के फाउंडर आप सभी को बताना है। तो इनके संस्थापक थे भाई खान अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल गफार खान, जिन्हें सीमांत गांधी, बादशाह खान, सरहदी गांधी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी ने कहते हैं, भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी है ये,
याद रखना, खान अब्दुल गफार खान। इसके अलावा कुछ अन्य संस्थाएं हैं, देखो, हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में वीडी सावरकर ने की। खुदाई खिदमतकार, इनकी स्थापना 1929-30 में हुई थी भाई, 29 ज्यादातर देखने को मिलता है। खान अब्दुल गफार खान। नौजवान सभा की 1926 में हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में मोतीलाल नेहरू जी ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लाथवस्की ने। आत्म सम्मान आंदोलन की स्थापना 1925 में ईवी रामास्वामी नायकर ने। अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने, याद रखना। चलिए लास्ट प्रश्न, चिली की राजधानी बताओ भाई। लीमा, क्यूटो, टोक्यो, सेंटियागो। देखिए टोक्यो तो आपको पता है सर, ये तो जापान की है, तो ये तो होगा नहीं। अब 3 ऑप्शन है, लीमा, क्यूटो या सेंटियागो। चिली की राजधानी देखते हैं कितने जवान है वो बताते हैं। पेरू की लीमा है, ये लो मैंने एक ऑप्शन और कट कर दिया, पेरू की लीमा। अब बताओ 2 ऑप्शन है, चिली की राजधानी बताओ। राजधानी मुद्राएं राजभाषा याद कर रखी है या नहीं आपने? कर लेना भाई, 2-3 प्रश्न आ जाते हैं यहां से आपके एग्जाम में। तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा भाई, सेंटियागो। ऑप्शन डी हमारे जितने जवान बता रहे हैं एकदम सही बता रहे हैं। चलो अब आप लोग मुझे बताओ, जीके वाले सेक्शन में 25 में से आपका स्कोर है वो कितना हुआ? सभी जवान है वो बताएंगे अच्छे से। अपना स्कोर बताओ मेरे जवानों, क्या रहा आज आप सभी का स्कोर? चलिए आगे बढ़िया से है वो साइंस मैथ का सेशन है वो आप लोग लगाओ। चलिए बढ़िया स्कोर है, क्योंकि यहाँ आपको टाइम मिल रहा है, इसीलिए एग्जाम में बस आपको मात्र 30 मिनट का ही टाइम मिलता है। तो वहाँ फिर बच्चा क्या है 30 मिनट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाता है। अगर 1 घंटे का टाइम मिलता तो वाकई में आप बहुत अच्छा स्कोर लगा के आते। चलिए प्रैक्टिस करो उसी हिसाब से कि हम प्रश्नों को जैसे ही देके फटाफट उन पर अपना आंसर है वो बताएं, ठीक है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। आइए सर। जय हिंद, नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत आर्मी स्टडी के इस दमदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। नेवी एमआर के जितने भी सोल्जर हैं फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि आपके जितने भी मॉडल पेपर यूट्यूब पर चल रहे हैं ये आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में बहुत बड़ा योगदान देने वाले हैं। इसलिए अपनी तैयारी को परखने का ये ही सबसे बड़ा और सबसे अच्छा मौका है कि इन ऑब्जेक्टिव के द्वारा आप ये पता कर सकते हैं कि मैं अपनी तैयारी को कहां तक लेके गया हूं, क्या मैंने जिस टॉपिक को पढ़ा है उस टॉपिक का यहां सवाल आया और मैं उसको हैंडल कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। ये चीज आपको जानने का ये अच्छा समय है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। फिर एक बार सेशन को जितने भी बंदे हैं दबा के लाइक करें, दबा के शेयर करें। कहते हैं ना, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के इस मैदान को छोड़कर यूं मत भागो तुम। अरे कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए दोस्तों कोशिश करते हैं हम। पहला सवाल स्क्रीन पर, पहला सवाल कह रहा है कि निम्न में से किसमें ध्वनि का संचरण संभव नहीं है। मतलब आपको 4 दिए, लोहे की छड़, पानी, हवा और निर्वात मतलब वैक्यूम। किसमें ध्वनि का संचरण संभव नहीं है, मतलब जिसमें ध्वनि संचरित या ध्वनि गमन नहीं कर सकती। तो आप सब जानते हैं इसका सही जवाब होगा निर्वात। क्या होगा? निर्वात। क्योंकि निर्वात के अंदर दोस्तों ध्वनि की चाल शून्य होती है। ध्वनि की चाल क्या होती है जी? शून्य होती है। यह आप अच्छे से जानते भी होंगे। चलें आगे। चलो जी, बाकी आप जानते हो लोहे की छड़, ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है, फिर द्रव में और उसके बाद में गैस में होती है जी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी वर्तीय गति है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना, ग्रहों के चारों ओर उपग्रहों का घूमना,
नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का घूमना या उपरोक्त सभी। बताओ देखिए कौन सी वर्तीय गति है। वर्तीय गति को मैंने अच्छे से आपको समझा रखा है, कैसे पता करें। हाँ जी, निम्न में से वर्तीय गति कौन सी है। तो वर्तीय गति में मैंने आपको एक तरीका बता रखा है कि इसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं जी। कितने ऑब्जेक्ट होते हैं इसमें? दो ऑब्जेक्ट होते हैं जी। तो आप देखो यहां सूर्य है और पृथ्वी है, तो ये तो है बिल्कुल। यहां ग्रह है, उपग्रह है, यहां नाभिक है और इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये तीनों ही ऑप्शन वर्तीय गति के हैं। वर्तीय गति में इस तरीके से होता है, एक पिंड होता है, उसके दूसरा पिंड ऐसे ऐसे चक्कर लगाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए, घनत्व का मात्रक बताइए, यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी की आपको बतानी है जी यूनिट, मात्रक बताना है, क्या आएगा बताओ देखे। तो घनत्व का मात्रक क्या होगा, आने दीजिए फटाफट। ये तभी आएगा जब आपके पास इसका फॉर्मूला होगा। घनत्व बराबर होता है दोस्तों द्रव्यमान बट्टे आयतन। द्रव्यमान बट्टे आयतन, मास बट्टा वॉल्यूम होता है जी। तो इसका तो होता है जी केजी और आयतन का मीटर क्यूब होता है। तो केजी मीटर क्यूब तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, तो आप कन्वर्ट कर लो, केजी की जगह ग्राम ले लो और इसकी जगह एमएल ले लो। तो ग्राम पर एमएल ये वाला सही हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों देखो, मीटर पर सेकंड ये किसका होता है, या तो चाल का होता है या वेग का होता है। न्यूटन पर सेकंड बल बट्टा समय, बल बट्टा समय तो नहीं होगा। न्यूटन सेकंड ये आवेग का हो सकता है, इम्पल्स का हो सकता है, ये ध्यान रखना है। चलिए, द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है। द्रव और गैसों में, ये टॉपिक है दोस्तों आपके ऊष्मा एवं ताप वाला, ये मत भूल जाना आप। और द्रव और गैसों के अंदर ऊष्मा का संचरण चालन, सेवन, विकिरण या सभी से होता है। तो बताओ देखिए, द्रव और गैसों में ऊष्मा का संचरण किससे होगा। देखो, चालन तो केवल ठोस में होगा। कई बार आता है कि धातुओं में ऊष्मा या धातुएं धूप में गर्म हो जाती है, तो वो किस मेथड से हो रही है, तो चालन से, क्योंकि मेटल लगभग ठोस है। अगर हम सिर्फ पारा, गैलियम, सीजियम को छोड़ दे तो। और द्रव और गैसों के अंदर, द्रव और गैस में होगा, वो होगा सेवन। जैसे धूप में पानी का गर्म होना, केतली में चाय का गर्म होना, वायुमंडल का गर्म होना। तो यहां अपना सवाल यही पूछा द्रव और गैस में, तो वो सेवन होगा जी। और सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस मेथड से आती है, ये भी आपको बताना है जी। तो वो आपके विकिरण मेथड से आएगी, सी ऑप्शन हो जाता। लेकिन यहां द्रव गैस पूछा है तो बी होगा। नेक्स्ट है, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है। यह सवाल दोस्तों आपके 2026 एमआर में आ सकता ही है, क्योंकि विद्युत धारा वाला चैप्टर है आपके सिलेबस में। विद्युत घंटी जो होती है वो किस धारा के प्रभाव पर आधारित है। तो तापीय ऊष्मीय पर तो नहीं है, इस पे तो देखो बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, इसके अलावा हीटर हो गया, है ना, विद्युत केतली हो गई, निमंजन छड़ हो गई, विद्युत फ्यूज हो गया, ऐसे खूब उपकरण आएंगे। रासायनिक प्रभाव पर एक ही आएगा, विद्युत सेल। बाकी देखो मोटर हो गई, अल्टरनेटर हो गया, ट्रांसफॉर्मर हो गया, विद्युत घंटी हो गई, ये सभी के सभी चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। तो धारा का जूल प्रभाव तो होता ही नहीं है ना, ये तो अलग प्रभाव है। धारा के तीन ही प्रभाव है, तापीय, चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव, ये आपको ध्यान रखना है। किसी विद्युत बल्ब का अनुमंतांक आपको 220 वोल्ट और 100 वाट दे रखा है।
जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति बताओ। दोस्तों देखो ये सवाल ना थोड़ा सा घुमाया हुआ है, लेकिन करोगे तो बहुत आसान है। पहले आपको 110 से कोई मतलब नहीं है। आप यहां से देखो, आपको V दे रखा है 220 वोल्ट और P दे रखा आपको 100 वाट। यहां से दोस्तों आप R लेके आ जाओ पहले, उसके बाद में हम V अप्लाई करेंगे और पावर ले आएंगे। तो पहले आप यहां से R लाओगे तो विद्युत शक्ति का सूत्र होता है P बराबर V स्क्वायर बट्टे R से। यहां से R निकाल लो, तो यहां से R बराबर V स्क्वायर बट्टे P हो जाएगा। तो V कितना है 220 गुणा 220, P कितना आपके पास 100। काट दो जी इसको, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 484 ओम आ गया। ये तो आपका आर आया है दोस्तों। अब वो कह रहा है कि अब इस प्रतिरोध वाले बल्ब को आप 110 वोल्ट पर चलाओगे तो पावर कितनी आएगी। तो अब आपके पास नई वैल्यू देखो, आर आपके पास आ गया 484 ओम, वी आपके पास 110 वोल्ट। अब आपको पावर निकालना है, तो पावर का तो सूत्र वही है, यहां से पावर निकालो P बराबर V स्क्वायर बट्टे R से। तो P बराबर V कितना आपकी बार 110, तो 110 गुणा 110 बट्टे R आएगा 484। अब आप काटो इसको, पहले इससे 11 से काट लो आप, ये 10 बार कट गया, 11 कम 11 और 0, ये 11 चौके 44, 11 चौके 44। इसको भी 11 से काटो 10 और 11 चौके 44, 10 इंटू 10 100 बट्टे 20, तो 25 वाट ये अपना फाइनल उत्तर आएगा। सर 25 वाट, ये राजी डी ऑप्शन। ये प्रैक्टिस मांगता है क्वेश्चन, सवाल एकदम क्लियर कट था लेकिन प्रैक्टिस होना जरूरी था। गेहूं से कंकड़ को अलग कौन सी विधि से किया जाता है, ये आपके एमआर के अंदर पिछले 2 सालों में हर साल ये क्वेश्चन आया है। एक सा मिश्रण, तत्व यौगिक मिश्रण में मैं 13 आपको विधियां बताता हूं और उनमें से 6-7 विधियां इस टाइप की हैं। देखो फटकना तो वो होता है जो कपड़े से धूलगर्द सलवटों को अलग करते हैं। चुंबक वाला तो वह है, मान लो कोई कबाड़ पड़ा है उसमें से लोहे पदार्थों को अलग करना है। थ्रेशिंग में क्या होता है, डंडियों से अन्न कण को अलग करना। और गेहूं से कंकड़ को अलग करना, ये आपके बिनना होता है। इसको क्या बोलेंगे, बिनना। नेक्स्ट है एल्कीन श्रेणी का तीसरा सदस्य बताओ। प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। यह हाइड्रोकार्बन से आया है। आपको मैंने यह भी कहा था कि एल्कीन श्रेणी में कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन इस प्रकार का एक होना जरूरी है, तो कार्बन कम से कम 2 होना चाहिए। और मैंने वहां यह भी बताया है कि एल्कीन और एल्काइन में जब भी आपको ऐसा सदस्य पूछे तो एक अधिक कार्बन वाला बताओ। तो आपको कौन सा पूछा, तीसरा पूछा है, तो 4 कार्बन का बताना है आपको। 4 का क्या मतलब क्या होता है, ब्यूट। और एल्कीन श्रेणी है तो ब्यूटीन हो जाएगा, तो यहां पर ब्यूटीन इसका राइट आंसर। हां एल्केन का पूछता तो 3 कार्बन का ही होता, लेकिन एल्कीन का पूछ रहा है तो 3 कार्बन का नहीं होगा, 4, एक ज्यादा वाला बताना है, क्योंकि इसका पहला सदस्य 2 कार्बन का है तो दूसरा 3 का, तीसरा 4 कार्बन का होगा। चलिए, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। वेग, बल, संवेग या जड़त्व है। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहेगी, गतिशील है, भाग रही है तो भागना चाहेगी। अगर उसमें हम बाह्य बल लगाएंगे तो वो विरोध करेगी। तो वही पूछ रहा है कि कोई भी वस्तु अपनी उसी पोजीशन में रहना चाहती है तो उस प्रोसेस को हम इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व कहते हैं दोस्तों। संवेग तो P बराबर होता mv, बल F बराबर होता आपके ma, वेग बराबर होता विस्थापन बट्टे समय, विस्थापन में परिवर्तन की दर होता। आपको हर चीज का मीनिंग आता है तो उस सवाल में कभी नहीं अटकोगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से हाइड्रोकार्बन सहजातीय श्रेणी के हैं। सहज जाति का मतलब समान जाति के। इसकी मैंने आपको 2 विशेषताएं बताई थी। पहली, एक तो सेम श्रेणी के होने चाहिए, दूसरा
लगातार होना चाहिए। तो देखो मेथेन, प्रोपेन, पेंटेन श्रेणी तो सेम है, सबके पीछे एन 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 आ रहा है, लेकिन मेथ के बाद में प्रोप, ये गलत कह रहा है। मेथ के बाद में तो एथ आता है, तो ये गलत है। एथीन, प्रोपिन, ब्यूटीन, इन 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 सेम श्रेणी है। एथ के बाद में आता है प्रोप, प्रोप के बाद आता है ब्यूट, तो ये सही है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। एथ के बाद पेंट गलत हो गया, प्रोप के बाद ब्यूटीन, ये श्रेणी बदल गई, तो बी वाला ऑप्शन सही है। अगर प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप मजबूत बनेंगे आंकड़े। चलिए जी, इनो लवण को जब जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण, इनो तो आप सबने पिया होगा, पानी के अंदर जैसे इनो डालते हैं तो बुलबुले बनते हैं, तो एक गैस बन के बाहर निकल रही है। आपसे यही तो पूछ रहा, वो गैस कौन सी है? O2, CO2, COH2। तो दोस्तों इनो लवण से बुलबुले बनते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। और अगर पूछे कौन सी गैस पॉप साउंड के साथ जलती है, फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, वो हाइड्रोजन है। सबसे जहरीली कौन सी इनमें? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हीमोग्लोबिन के साथ सबसे ज्यादा जुड़ती है, बेहोश करके फिर दम घोट के मार देती है। चलिए, निम्न में से वायरस जनित रोग कौन सा है? आप देख रहे हैं, देखो इस टाइप का बच्चों के अंदर आप देख रहे हैं स्टार्टिंग से ऐसे पैरालिसिस हो गई है, विकलांगता आ जाती है अगर एक वायरस का स्टार्टिंग में ही शरीर में प्रवेश होता है तो। टाइफाइड, टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया, तो ये दोस्तों होगा पोलियो। और आपको पता है पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, 2 बूंद जिंदगी की। 5 साल तक के बच्चों को ये क्यों पिलाया जाता है? ताकि ऐसी विकृति शरीर के अंदर नहीं आए। अब दोस्तों सबसे अच्छी खुशखबरी है कि भारत से इस पोलियो को मुक्त कर दिया है, मतलब अब भारत में पोलियो बहुत ही कम, न के बराबर रह गया जी। चलिए आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, एक ध्रुवी तंत्रिका कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? एक ध्रुवी का मतलब होता है जिसमें एक ही परवद होता है। भाई आपने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर इस प्रकार से देखी होगी, इस टाइप से न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बनाई हुई देखी होगी आपने, यह यहाँ न्यूक्लियस होता है। इसका ध्यान रखना, एक ही ऐसे जाकर परवद होता है, एक ही परवद होता है। यहां पर डेंड्राइड होते हैं, इनके ऊपर डेंड्राइड पाए जाते हैं। ये हालांकि अपने सिलेबस में अलग से नहीं दे रखा है, लेकिन बेसिक में पूछ सकता है भाई। तो आपको ये याद रखना, एक ध्रुवी तंत्रिका ये भ्रूण की कोशिका में पाई जाती है। दृष्टि पटल में द्विध्रुव पाई जाती है, द्विध्रुव, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब बताओ दोस्तों, आज के हमारे इस 13 प्रश्नों में कितने सवालों पर आपने अच्छे से मोहर लगाई है जी? ठीक है, बाकी टेस्ट पूरा लगाओ, आगे पूरा है, मैथ के भी लगाओ बढ़िया तरीके से, तब जाकर पता चलेगा हम कितने पानी में हैं, कितने बाहर हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और ऐसे ही शानदार सवालों के साथ। बने रहिए आर्मी स्टडी के संग और लगाते रहिए पेपरों को धमाकेदार तरीके से। जय हिंद, जय भारत। हेलो, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं मेरी फौज? उम्मीद है आप बड़े ज़बरदस्त होंगे। आ जाओ मेरे भाई, पहला सवाल आपके सामने है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 39, यदि a बराबर 60 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री, तो मेरे भाई tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a गुणा tan b। बताओ भैया, इस क्वेश्चन का आंसर आने दो भैया। एक बहुत शानदार सी ट्रिक बताता हूँ आपको, एक और ब्लैक मैजिक देता हूँ दोस्तों, कि जब भी आपको tan a माइनस b पूछा जाए तो वो होता है tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a गुणा tan b। अगर मान लो tan a प्लस b पूछा जाए तो वो होता है दोस्तों tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a गुणा tan b, है ना। एक शानदार सी ट्रिक दी है दोस्तों आपको। तो यहाँ पे मेरे भाई, मेरे प्यारे लाडले, हमारे पास ये फॉर्मूला किसका बन रहा है सर? tan a माइनस b का। आप मान रखे भी निकाल सकते हैं, कोई मना नहीं है सर, क्योंकि a और b का मान दे रखा है। पर मैं कहता हूँ साहब, इतना करने से अच्छा है कि आप हैवी ड्राइवर बने, क्वेश्चन के हैवी ड्राइवर बने, tan a माइनस b। यानी दोस्तों हमारे पास इस पूरे
जो ये इतना बड़ा ये लिखा हुआ है ना माइनस का tan b बटा 1 प्लस tan a गुणा tan b, कोई दिक्कत नहीं, भले ही लिखा हुआ हो, तुम कहो यार इसका वैल्यू तो tan a माइनस बी होता है। यानी दोस्तों tan a कितना है मेरे भाई, a कितना है 60, 60 माइनस b कितना है 30। सर 60 में से 30 घटाएंगे सर 30 डिग्री रहा। tan 30 का मान कितना रहता है लाडले, 1/√3 कितना रहता है, 1/√3। बोलो यस सर, रप्पा रप्पा कर देंगे सर। चलिए अगला सवाल। दोस्तों कहता है k का कौन से मान के लिए समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। अनंत हल का मतलब ध्यान से सुनिएगा, जब दो रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती हैं, एक दूसरे के क्या होती हैं, संपाती, एक दूसरे के क्या होती है, ओवरलैप होती है। उसमें क्या होता है बेसिकली, जैसे ये 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x प्लस ky बराबर 10 है, तो यहाँ पे ये दोनों समीकरणों जो है अनंत हल हैं अगर, तो अनंत हल में बेसिकली यहाँ पे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 होता है। ये समीकरण a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y प्लस बराबर c2। बोलो यस सर, है ना। जब भी आपके पास अनंत हल है मेरे भाई, तो यहां पे एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो ये a1 कितना है 2 बटा a2 कितना है सर 4 बराबर b1 कितना है सर 3, b2 कितना है सर k। बस हमें k निकालना, इतना ही बहुत है, आगे की चीज से तुम्हें कुछ नहीं करना सर। 2 दूनी 4 होता है सर, k को तुम कहां भेजोगे, ऊपर, ओके। 2 कहां जाएगा ऊपर, तो 2 तिये कितना रहा 6, k बराबर कितना रहा सर 6। वैल्यू ऑफ k इज व्हाट, k का मान कितना रहा 6 रहा सर, k का मान कितना रहा मेरे भाई 6। क्वेश्चन नंबर 41, प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत बताना है सर। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, आज ही मैंने क्लास में बताया था फॉर्मूला, है ना, ब्लैक मैजिक देता हूं आप लोगों को। इस क्वेश्चन को करिए, जब तक तुमको ब्लैक मैजिक दे रहा है तुम्हारा भाई, आंसर आने दो मेरे लाडले। यस सर, प्रथम n विषम संख्याओं का अगर आपको एवरेज निकालना है तो भैया उसका फॉर्मूला है क्या मेरे भाई, n, बस खाली n। मोगेम वो खुश हुआ, खाली n लिखो। क्या लिखो दोस्तों, खाली n। 32 नहीं होगा बेटा, 32 तो अगर वो सवाल सम का होता तो, है ना। ये चूंकि विषम का सवाल है तो भैया यहाँ पे n का मान कितना है 31, तो दोस्तों आंसर भी यही है। खत्म, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 42 मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। एक कक्षा में 40% लड़के हैं सर, और लड़कियों की संख्या 54 है, लड़कों की संख्या बताइए सर। 40% क्या है सर, बॉयज हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी 60%, आउट ऑफ विच सर टोटल हमारे पास 100% होता है ना, उसमें से बॉयज अगर हमारे पास कितना है 40, तो गर्ल्स कितनी होगी 60%। यस सर, रगड़ देंगे सर, है ठीक है। बताइए मेरे प्यारे भाई इसका आंसर। पिंटू बेटा, जीवन में पढ़ने पर ध्यान दीजिए आप केवल और केवल, ठीक है। आ जाओ भैया, कक्षा में 40% लड़के हैं और गर्ल्स कितनी है 60%। यहां पे मेरे भाई 40% किसके बराबर है, सॉरी गर्ल्स की संख्या किसके बराबर है 54 के, तो 1% का मान कितना रहा मेरे भाई 54/60। बोलो यस सर। अब मैंने कहा लड़कों की संख्या बताइए, बताइए मेरे प्यारे भाई 40% का मान कितना रहेगा सर 54/60 गुणा 40। बोलो यस सर, है ना मेरे भाई। यस सर, यहां से आपके पास देखिए 0 से 0 कट गया, 6 नंबरी 54। बोलो यस सर, 9 चौक कितना रहा 36, कितना रहे सर 36, 36 विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो यस सर, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, किसी आभूषण में सोने और तांबे का जो रेशियो है वो 3:2 है। सोने और तांबे का जो रेशियो है लाडले, वो हमारे पास कितना है मेरे भाई, मेरे भाई वो 3 अनुपात कितना है 2 है।
मैंने कहा सोने का परसेंटेज बताइए सर, है ना, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गोल्ड, ये हमें बताना है सर। ठीक है, सो मेरे प्यारे बच्चे, अनिल भाई 100% मिलेगी वर्दी, तू मेहनत करते रहे लाडले, मेहनत करने वाले को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता। सोना कितना परसेंट है, सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन, ऐसे थोड़ी मिलेगा भाई, सोने में कॉपर भी मिलाया हुआ है। यानी आपके पास टोटल मात्रा कितनी है सर, टोटल 5 है सर। इस 5 में से सोना कितना है सर, 3 है सर। 5 में से सोना कितना है सर, 3 है। गुणा किससे करेंगे, 100 से। बोलो यस सर। मेरे भाई 100 में 5 का भाग दो, कितना आया, 20। 20 इंटू 3 कितना रहेगा, 60%। कितना रहेगा लाडली, 60% रहेगा। कितना रहेगा लाडली, 60%। बोलो यस सर। 60% इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, यस आ जाओ। हाँ, 20 वस्तुओं का लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब जानते हो, क्रम मूल्य। 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि परसेंट बताना है। देखिए एग्जाम इतना टाइम नहीं मिलेगा, फटाफट से क्वेश्चन देखो, रगड़ना स्टार्ट करो, है ना। बताइए 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 मेरे प्यारे शेर। तो यहां पे 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के। बोलो यस सर। रप्पा रप्पा कर देंगे, क्रम मूल्य बटा विक्रय मूल्य कितना रहा मेरे भाई, सर 25 बटा 20। यानी मेरे भाई 25 की चीज तुमने 20 में बेची सर, घाटा हुआ कितने का, घाटा हुआ कितने का, 5 का। अभी हमें क्या चाहिए, हानि परसेंट। हमें क्या चाहिए, हानि परसेंट। हानि कितने का, 5 का। क्रम मूल्य कितना, 25। गुणा किससे करेंगे, 100 से। बोलो यस सर। बोलो यस सर। मेरे भाई रगड़ देंगे सर, है ना मेरे प्यारे भाई। 25 चौक 100 होता है, 5 चौक कितना रहा, 20। 20% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 45, 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 2000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 साल का कितना ब्याज देगी, बताइए मेरे भाई। रप्पा रप्पा करना है ना, तो आ जाओ। है विदाउट पेन, बहुत अच्छी बात है बेटा। 10% का मतलब क्या होता है, 10 बटा 100, यानी 1 बटा 10। यानी किसी वस्तु का मूलधन जो है वो आपके पास कितना है, 10 है। ब्याज 1 है, तो मिश्रधन कितना है लाडले, मिश्रधन आपका 11 है सर। ठीक है, कहानी खत्म नहीं हुई है, यहां पे इसकी घात आएगी। जितना आपका टाइम पीरियड है ना, वो उसकी घात आएगा। समय कितना है सर, 2। सर 2 लेंगे, 2। यहां पे 100 आया, ये कितना आया, 121। अब हमें कहा कि धनराशि कितनी है, 2000, यानी 100 किसके बराबर है, 2000 के। तो 1 किसके बराबर होगा सर, 2000 बटा 100, ये रहा 1 बराबर 20। मैंने कहा मेरे भाई 1 का मान 20 है, तो यहां से यहां तक ब्याज कितना है, 21। 21 का मान कितना रहेगा, 20 गुणा 21, 420। कितना रहेगा सर, 420। बोलो यस सर। 420 हमारा राइट आंसर रहेगा। बोलो यस सर, रगड़ देंगे सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, इनका योग 840 है, बड़ी संख्या बताइए। ए और बी दो संख्याएं हैं जिनका रेशियो 7:5 है, इनका योगफल a प्लस बी 840 है। बोलो यस सर। बड़ी संख्या बतानी है आपको, है ना मेरे भाई। तो 7 और 5, 7x प्लस 5x, यानी 12x बराबर 840। 12 7 84, 70 रहा। x का मान कितना रहा, 70। बड़ी संख्या बताइए मेरे भाई। बड़े साहब कौन है, बड़े साहब कौन है, 7। 7 गुणा 70, 7 7 गुण 50, 490। क्या रहा लाडले, 490। 490 बताओ। दो संख्या 7 और 5 थी, 7x 5x कितना रहा, 12 7 84। x का मान 70, हमारे पास 7 इंटू 70, 490। चलो आगे बढ़े। हाँ जी, संख्या 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत। कसम है लाडलों, मेरे एमआर वाले वीर जवानों, आज इस पे मैंने तुमको पीएचडी करवाई है, इस पे पीएचडी करवाई है तुमको। और तुमसे अगर ये क्वेश्चन गलत होगा तो सिर्फ पाप लगेगा, पाप लगेगा, बता रहे हैं हम तुमको, हैं। यस, अगर आपको कभी भी संख्या के प्रथम n गुणज का, संख्या के
प्रथम n गुणज का औसत चाहिए, तो लाडले औसत बराबर संख्या गुणा n+1 बटा 2। यानी मेरे भाई संख्या कितनी है आपके पास, 5 गुणा 7 + 1 बटा 2, तो ये 5 गुणा 8 बटा 2 सर, 5 गुणा 4 20। बोलो यस सर, 20 रहेगा। रगड़ देंगे सर, रप्पा रप्पा कर देंगे सर, है ना। चलो अगला क्वेश्चन। एक बस 2730 किलोमीटर की दूरी 35 की स्पीड से तय करती है सर, समय बताना है। भाई सिंपल सा भाग देना है। अगर ये सवाल नहीं हो रहा है तो गड़बड़ है लाडले, है ना मेरे लाडले, आजा मेरे भाई। तो दोस्तों समय बराबर क्या रहेगा निकालना है। समय सबका बड़ा अच्छा है, आंसर आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो गलत है सर। समय बराबर दूरी बटा चाल, ये फॉर्मूला लगाना है सर। हमारे पास 2700 कितना है, 30, भाग किसका देना है, 35 का। मेरे भाई, मेरे प्यारे शेर, मेरे प्यारे लाडले, है ना। क्या आ रहा है आंसर देखो तो। हाँ यस सर। अगर आप 5 के पाड़े से काटे तो, या 7 के पाड़े से काटे 5 बार, 7 के पाड़े से 7 × 21, पीछे कितना रहा आपके पास, 7 × 9 63, 0। ठीक है, 5 7 35 7 8 78 आंसर आएगा। चलिए जी, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 49। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 है, इसकी भुजा बतानी है सर। दोस्तों समबाहु त्रिभुज जिसको नहीं पता होना चाहिए कि सर जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान। ऑल साइड्स आर इक्वल, ए √3/4 गुणा a² बराबर 25√3। यानी दोस्तों यहाँ पे 25√3 से √3 गया, a² बराबर 25 × 4, 25 × 4 कितना रहा, 100। 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। तो a² बराबर 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। देन यू मस्ट से द वैल्यू ऑफ a इज व्हाट, 10। a का मान कितना है सर, 10 है। a का मान कितना है मेरे भाई, 10। a का मान कितना है मेरे भाई, 10 है। a का मान कितना है मेरे भाई, 10 है। a का मान कितना है लाडले, 10। ठीक है जी, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है तो उसकी भुजा a² किसके बराबर है, 144 के। ये 12 का स्क्वायर, यहां से दोस्तों स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, a बराबर कितना रहा, 12। खत्म। अगर तुमसे ये सवाल नहीं हो रहे हैं तो पाप लगेगा, बता रहा हूं, है ना। हाँ 45 नंबर को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं मेरे भाई, 45 नंबर को एक्सप्लेन कर देते हैं दोस्त। मेरे भाई, मेरे प्यारे शेर, दर 10% है, इसका मतलब 1/10, 10 से 11 हुआ, क्योंकि 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज हुआ। अभी समय 2 था तो 100 121, 100 रुपए पर 121 रुपए हमें मिश्रधन मिला। यानी 100 रुपए मूलधन किसके बराबर है, 2000 के। एक किसके बराबर है, 20 के। यहां से यहां तक हमारे पास ब्याज कितना मिला मेरे भाई, 21 का। तो 20 × 21 420 रहा। बोलो यस सर, रगड़ डालेंगे। अब बताइए आज के पेपर में आपके, हमारे इस पेपर में 12 में से मैथ्स के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके, कमेंट करिए फटाफट से। 12 के 12 सर, 12 के 12 हैं, कमेंट करो लाडले, कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए जी, अब समाप्त करते हैं आपकी ये क्लास। लव यू ऑल, टेक केयर। 37+ वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है, ज्यादा मेरिट नहीं जाती है। बस ये ध्यान रखिएगा, अपनी एक्यूरेसी को बनाइए, अपने टाइम को मैनेज करिए। जिस प्रकार से MR का पेपर आता है वैसे ही हम पढ़ा रहे हैं, ये गारंटी दे रहा हूं मेरे भाई। कोई जैसे मान लो 3 पोर्शन है, जीके, साइंस और मैथ। अगर मान लो मैथ हार्ड आ गई तो जीके साइंस इजी आएगा, जीके साइंस ही हार्ड आई तो मैथ इजी आएगी। ये कंफर्म है। पेपर हमेशा मॉडरेट लेवल होता है, यानी बीच का लेवल। और ध्यान रखिएगा, 50 आपके पास क्वेश्चन आएंगे, आपके पास समय अवधि उतनी नहीं होगी, उनको रगड़ना होगा। तो थोड़ा अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा लीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।